वेलकम बैक व्यूअर्स। और हमारा वक्त हो गया है अब अपने जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीक के हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड, और उसका सही आंसर था 64। और अब मैं लकी ड्रॉ जो है वो कुरानंदाजी करने वाली हूँ, जिसका नाम निकलेगा वो लकी विनर होगा और उसको मिलेगा तबस्सुम मुगल की तरफ से एक गिफ्ट ड्रेस मिलेगा। अब देखते हैं किसका नाम निकलता है। अब मैं कर रही हूँ, चलें जी, ये इनाम निकला है सादिया का। सादिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ड्रेस मिला है तबस्सुम मुगल की तरफ से। और आई थिंक आपका नंबर हमारे पास जो है वो शायद नहीं है या होगा, ये मैं पता कर लूँगी। अगर नहीं हुआ तो आप हमें दोबारा कांटेक्ट कर सकती हैं और अपना एड्रेस दे सकती हैं ताकि आपको गिफ्ट पहुंच जाए। और आज का मैं सवाल बताती हुई चलूँ आप लोगों को, और जल्दी जल्दी कॉल्स करें, इससे भी आपको एक तबस्सुम मुगल का ड्रेस मिलेगा। तो आप हमें कॉल्स करके इसका आंसर दे सकते हैं। व्हेन डिड पाकिस्तान विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम? 1948, 1952, 1960 या 1964? दोबारा रिपीट कर देती हूँ। व्हेन डिड पाकिस्तान विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम? 1948, 1952, 1960, 1964? सही आंसर देने वाले को मिलेगा, कुरानंदाजी होगी, जितने नाम आएंगे हम कुरानंदाजी करेंगे और आपको मिलेगा तबस्सुम मुगल की तरफ से एक गिफ्ट ड्रेस। और वो कोई भी लकी विनर हो सकता है। जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले कहा था कि हमारे साथ होंगे एक ENT स्पेशलिस्ट, ENT सर्जन है डॉक्टर फसीउल उल्लाह मीर। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे पहले आप हैं जिन्होंने कॉक्लियर इम्प्लांट किया है और एक बच्चे पे आपने किया, ज़रा उसके बारे में थोड़ा बताएं और ये क्या चीज़ होती है ये ईयर 2000 की बात है, सन 2000 में, कि एक बच्चा था जिसके दोनों कान से सुनाई देना ख़त्म हो गया था गर्दन तोड़ बुखार के बाद। अच्छा। उसका नाम है फैज़ अहमद। अच्छा। पंजाब का रहने वाला था और उसका कॉक्लियर इम्प्लांट मैंने किया, क्योंकि उसको आले भी लगाए, बहुत सुपर पावर आले, लेकिन वो काम कर नहीं रहे थे। तो इनफैक्ट दैट वाज माय फर्स्ट सर्जरी एंड द फर्स्ट सर्जरी बाय पाकिस्तानी सर्जन ऑन पाकिस्तानी सॉइल। अच्छा। उसी महीने में हंडूसा ने लाहौर में कॉक्लियर इम्प्लांट किया था। तो आई कैन नॉट क्लेम कि मैं पहला हूँ पाकिस्तान में करने वाला, लेकिन उसी महीने में हंडूसा ने भी लाहौर में किया था। इस बच्चे के सुनाई देना फिर वापस आ गई थी और उसके बाद 3 महीने के बाद कॉन्फ्रेंस थी हमारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। उस बच्चे को मैंने प्रेजेंट किया था साइंटिफिक पेपर के साथ स्टेज पर और उससे बात की थी मोबाइल फ़ोन पर। तो ये एक अचीवमेंट था कि हमने इब्तदा की, हमने वी हैव ब्रोकन द आइस फॉर द पाथ टू लीड टू कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी। कि ऐसे गूंगे बहरे बच्चे जो पैदा होते हैं, सुन नहीं पाते, दोनों कानों से बिल्कुल ज़ीरो होता सुनाई देना, और ना सुनने की वजह से वो गूंगे और बहरे रह जाते हैं। उस वक्त, उससे पहले सन 2000 से पहले हमारे पास से मरीज पड़ोस के मुल्क में जाके ऑपरेशन करा रहे थे और जो साहब हैसियत थे यूरोप जाते थे, अमेरिका जाके इलाज करवाते थे, ऑपरेशन करवाते थे। तो ये पहल मैंने की और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से अब कई 100 ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा 150-200। मुझे ये बताएं कि ये तो इस बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार की वजह से हुआ, लेकिन व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि ये सिर्फ गर्दन तोड़ बुखार या और किन किन वजहों से हो सकता है? देखिए, कम सुनाई देना, या अब वी आर टॉकिंग ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट, तो इसका मतलब हम टोटल डेफनेस की बात कर रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता। ये कजन मैरिजेस में देखा गया कि जो बच्चे पैदा होते हैं पैदाइशी तौर पर उन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता। ये इतना प्रोफाउंड डेफनेस कहते हैं, इतना कम सुनाई देता है कि आले भी काम नहीं करते और बोलना नहीं सीखते हैं, गूंगे रह जाते हैं। तो एक तो यह है पैदाइशी होता है ये, दोनों कानों से बहरापन। और अगर कजिन मैरिज ना हो फिर भी हो जाए? फिर भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया इंसिडेंसेस हैं कजन मैरिजेस में, आपस की खानदानी शादियों में ज्यादा होता है। सही। अच्छा, इससे पहले मैंने थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ कराची से। क्या हाल है मेरी बहन? जी ठीक ठाक, बिल्कुल। आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। डॉक्टर साहब को भी मेरा सलाम दीजिए। जी। अच्छा, और आप अभी सवाल का वो पूछ रही थी, वो उसका जवाब है 1964।
अच्छा, उसका जवाब है 1964। ठीक है गुलाम भाई, अगर ये सही आंसर हुआ तो फिर आपकी पर्ची चली जाएगी इस अच्छा, प्याले के लेकिन अंदर। पैसा आप नहीं पहनना है अगर हुआ तो। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, ठीक शुक्रिया। है। दूसरा मैं ये कह रहा था, डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी मिसेज है ना, जी। तो उनको मसला ये है कि अक्सर मतलब चौथे पांचवें दिन उनका नाक जो है ना वो बहना शुरू हो जाता है, सर पकड़ के बैठी होती है। मतलब दवाएं बहुत मैंने ली है, तो उसके बाद कान से भी उनको सुनाई देना भी कम हो जाता है। यूं लगता है जैसे वो कहते हैं कि मेरे कानों पे जो है ना रेशा वो हो गया है। तो मैं ये सही। पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि बहुत अरसे से मतलब दवाएं भी ले रहा हूँ लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, तो हर हफ्ते में या मतलब 8वें दिन या चौथे दिन इस तरह हो जाता है। इसका मैं क्या करूँ, ये इनसे डॉक्टर साहब ये मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का गुलाम भाई, आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। गुलाम भाई, आपके जो बेगम साहिबा का नज़ला है वो कानों पर असरअंदाज हो रहा है। सही। ENT आपस में बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम सारा है, कुछ पूरा connected नोज होता और है, थ्रोट throat और लेरिंग्स और कान का। जी। तो जिसको जुकाम होता है उनके साइनसेस में भी रेशा चला जाता है, और यही रेशा गले में जब गिरता है तो कान के पर्दे के पीछे से ट्यूब, जिसे हम यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं, जो कान को कनेक्ट करता है, वो बंद हो जाता है या उसमें सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इसी तरह कान बंद हो जाते हैं जिस तरह नज़ले में होता है आपकी बेगम के, या उस वक्त आम व्यूअर्स ये रियलाइज़ करें जहाज़ लैंड करता है बाद वक्त नज़ले में, तो कान बहुत शदीद बंद हो जाते हैं और दर्द भी होने लगता है। तो ऐसे कानों में नज़ला की वजह से कान बंद हो जाएं तो ये इब्तिदा है कि सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया नाम बड़ा होता है, यानी फ्लूइड जमा हो गया नज़ले का कान के पर्दे के पीछे। अगर उसमें एक दो जरासीम चले जाएं तो कान में दर्द होकर बह भी निकलता है। तो इनकी बेगम साहिबा को बहुत सी दवाएं दी, आराम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि इनका नज़ला दायमी हो गया है, पेरिनियल हो गया है, सीजनल था, अब कंटिन्यूस हर वक्त रहता है। जो भी है, क्योंकि पुराना हो गया नज़ला, तो इनका कैमरे से मुआयना होना चाहिए, नाक के अंदर पॉलिप्स ना बन रहे हों, साथ में इनका एक्सरे होना चाहिए। कैमरे के मुआयने में तकलीफ कोई नहीं होती है। वो इसी तरह है, पतली सी तीली है जिसमें आगे लेंस लगा है, नाक के सामने रखते हैं, थोड़ा सा अंदर डालते हैं तो पूरा नाक का अंदर पूरा नजर रखता है। जैसे ये कैमरा हमें पूरे इस स्टेज को ले रहा है, तो सेट को ले रहा है, तो हमें वो नाक का पूरा सेट हमें स्क्रीन पर नजर आता है। और स्क्रीन पे फिर हमें छोटे छोटे पॉलिप भी अगर हो तो पता लग जाते हैं, हो सकता है पॉलिप बन रहे हैं, और इसके लिए इनका एक्सरे और इनका मुआयना बहुत ज़रूरी है। फिर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो उस कंडीशन के लिए जो इनको अब कॉम्प्लिकेट कर गई है नज़ले के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली ENT का मतलब ये ईयर, नोज एंड थ्रोट, तो ये तीनों चीज़ें कनेक्ट होती है। अगर आपके नाक में तकलीफ है तो आपके गले में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कान में भी वही तकलीफ होगी। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि क्या ज़्यादातर आती हैं ज़्यादातर आपके पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं बीइंग एन ENT स्पेशलिस्ट, आपको क्या लगता है सर्जन कि कितनी प्रॉब्लम किस चीज़ से ज़्यादा बनती है? मेजॉरिटी ऑफ केसेस अगर मैं ओवरऑल कर लूँ जी, तो नाक ज़्यादा है और कान का बहना बहुत है। सही। और इसकी वजह यह है कि नज़ला क्योंकि बहुत ज़्यादा है वो कान पर असरअंदाज होता है, तो नाक और कान ज़्यादा है। मेरे पास टॉन्सिल्स के ऑपरेशन मैं कम करता हूँ, या ये कहिए कि मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ, हर एक का नहीं करता हूँ। तो क्योंकि ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं ये ऑल्सो दे वेरी ड्यूरिंग टू चेंजेस इन द वेदर एक्सेट्रा। तो मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ पूरे साल में कि ज़्यादातर साइनसेस और नाक का मसला है लोगों को, और उसके बाद कान का बहरेपन का है। लोगों में आगाही नहीं थी, अब आगाही हो रही है कि कान का बहना सही नहीं है, कान के पर्दे के अब ऑपरेशन कामयाब होते हैं। पहले एक मिथ था कि भाई कामयाब नहीं होते ऑपरेशन, तो लोग तो इसके ज्यादा केसेस। ठीक है, एक कॉल ले लेते फिर मैं आपसे पूछती हूँ साइनसेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? हबीबुर रहमान बात कर रहा हूँ। जी हबीबुर रहमान, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। हाँ, क्या कहेंगे सवाल का जवाब? जी अच्छा, वैसे तो मैंने आपको बताया था उस दिन, मैंने ऑन एयर भी बोला था कि जिनका एक दफा जो सवाल का जवाब दे देंगे वो एक हफ्ता जरा गैप लें और दूसरों को मौका दें सवाल का जवाब देने का। ओके, लेकिन आप दे सकते हैं, अब आपने कॉल किया तो आप दे दें जवाब। 1964। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा डॉक्टर साहब, साइनसेस जो होती है, साइनस जो होता है वो किस तरह होता है कि हड्डी कहते हैं टेढ़ी होती है या ऐसा कुछ है? क्योंकि मुझे साइनस है और बहुत बुरा वाला। साइनस जो है नाक की हड्डी तड़ी को नहीं कहते हैं, साइनसेस ये पेशानी की हड्डियां जो खोखली हैं, ये गाल की हड्डियां ये खोखली हैं। तो अच्छा, कौन सी हड्डी खोखली होगी? जहाँ मैंने 2 उंगलियां रखी हैं, दोनों खोखला है? ये अंदर से खोखली हैं, और ये हड्डियां बारीक से सुराख से नाक में घुल रही हैं, तो इसे साइनस कहते हैं। इन खोखली हड्डियों की खासी गहराई है, अगर यहाँ पानी भर दूं इस हड्डी में तो 20 cc पानी चला जाएगा इसमें। अच्छा, यानी कि इधर पानी भर सकता है। कैसे? अच्छा, पानी इस तरह भर सकता है कि यहाँ के बता दूं पेशानी की हड्डियाँ ये भी खोखली हैं और बारीक से सुराख से नाक में खुल रही हैं, इनमें पानी बन रहा है। जैसे इन हड्डियों के खोखलेपन में एक लाइनिंग है,
ठीक है जी। जैसे स्किन की लाइनिंग से पसीना निकलता है, उस लाइनिंग से एक रुतूबत निकल रही है, रेशा कह लें, वो नाक में कंटिन्यूस ले जा रही है और कंटिन्यूसली नाक में फ्लो जो है थ्रोट में जा रहा है। तो साइनसेस अक्सर नाक के साथ में ख़राब होते हैं, नाक नज़ला रहता है, नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, तो बारीक सा सुराख बंद हो जाता है, तो वो रेशा जो आम तौर पर बन रहा है साइनस में वो जमा हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, सर में दर्द, नाक से बू आना, जिस्म थका रहना, हल्का सा बुखार भी ना हो, जो सुबह सुबह छींके आना शुरू हो जाती दैट इज एलर्जी। वो जो छींकें आ रही हैं उसके बाद साइनस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपको छींकें आई, स्वेलिंग हुई नाक की म्यूकोजा में, और नाक की उस म्यूकोजा में जो है साइनस की ओपनिंग है जिसकी डायमीटर 3 मिलीमीटर इतना बारीक सुराख है, उसमें छोटा सा बराम आ जाए तो फ्लो रुक जाता है, साइनस का रेशा जमा हो जाता है, तो यहाँ भारीपन होने लगता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सर में दर्द। तो मुख्तलिफ तरह लोग प्रेजेंट करते हैं, किसी को मुंह से बू आने लगती है, नाक से बू आने लगती है और बोला नहीं जाता है, बाद आवाज़ भारी हो जाती है, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो अभी मैं आपको बता रही थी कि वो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन हो जाता है नोड्यूल्स का। तो ये रेशा गिर के फिर इन्फेक्टेड रेशा जो है महसूस होने लगता है। अब देखिए, एक आदमी है, ये एक बंदा है जिसके नॉर्मल फ्लो है, रोज़ मुंह से वो गले में जा रहा है, जिसकी मकदार ऐसे 2 बोतल पानी भर जाएगा कोका कोला की, 70 मिल्स है 24 घंटे में सीक्रेशंस, और वो सीक्रेशंस हमें महसूस नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, थूक के साथ मिलकर लुब्रिकेंट हो गया कि हम बात कर सकते हैं, हम निगल सकते हैं, उसे मदद करता है, एक्ट है लुब्रिकेंट, मोबिल ऑयल की तरह। अब अगर इसमें रेशा थोड़ा सा तब्दील हो जाए, इसमें केमिकल स्ट्रक्चर फ्लो के ज़्यादती की वजह से कि एलर्जिक फ्लो है या कम हो जाए, तो हमें महसूस होने लगता है जैसे आपने खाने में ज़रा सा जल जाए, ज़रा सा नमक ज़्यादा हो जाए, सारे घर वाले चिल्लाते हैं कि क्या खाना बदमज़ा हो गया, इसमें जली हुई बू मज़ा आ रहा है, या नमक तेज़ हो जाए, तो ज़रा से चेंजेस महसूस होने लगता है और हमें बार बार गला साफ करना पड़ता है, बार बार महसूस होने लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा सेगमेंट जो है वो कम टाइम का है, आप मुझे ये बताएं, ये जो खराटे होना होता है, ये भी एक ये वजह है, मुझे तो आज ही पता चला कि खराटे लेना भी ईएनटी और इससे रिलेटेड होता है। एक्चुअली बात है खराटे ईएनटी रिलेटेड इस वजह से है कि खराटे जो हैं जो आते हैं, तो खराटे तो शोर हो रहा है जी, तो बेगम से रिलेटेड है, जो या बराबर सो रहा है घर में, तो उसके साथ रिलेटेड है, वो बेचारा परेशान होगा। हमारे पास जब लोग आते हैं कि खराटों की वजह से या तो बेगम पकड़ के लाते हैं या खुद आ जाते हैं कि भाई खराटों की वजह से अब ये होने लगा है कि दिन में गुनूदगी रहती है, काम नहीं हो सकता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, झटके से नींद खुलती है, रात भर करवट बदलता रहता हूँ और आँख खुल जाती है अपनी आवाज़ से या सांस रुकने से, तो उसके सांस के रुकने का टाइम अगर 10 सेकंड से ज्यादा हो जाए तो वो है स्लीप एपनिया। वो ज्यादा हो, स्लीप एपनिया इज अ मेडिकल कंडीशन, खराटे मेडिकल कंडीशन नहीं है। इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब आपको फिर एक दिन जहमत देंगे कि आप हमारे शो पे हैं, और बहुत थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे इतना वक्त निकाला, और भी बहुत सी चीजें ईएनटी रिलेटेड तो बहुत बातें होती हैं, इंशाल्लाह अगले दिन। बहरहाल ये बता दूं कि खराटों का इलाज भी है और स्लीप एपनिया के सर्जिकल ट्रीटमेंट ईएनटी का आपने कहा, तो सवाल को एंड कर दूं कि ईएनटी में इसका इलाज लेजर से सर्जरी की जाती है, और अल्लाह का शुक्र है कि लेजर की सर्जरी मैंने शुरू की ईयर 2000 में और आज तक कर रहा हूं 15 साल में, और बड़े कामयाब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से आते हैं।